फाइन स्टूडेंट, देखो क्लॉज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज योर प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जिसको हम लोग कंप्लीट क्लॉज भी कहते हैं. सेकेंड वन इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, करेक्ट, और इनकम्प्लीट क्लॉज भी कहते हैं. देखो प्रिंसिपल क्लॉज भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं. सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, करेक्ट, जो पिछले क्लास में कवर हो चुका है. उसको क्या कहते हैं बताओ? कंपाउंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं. थर्ड वन इज योर कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं. तो ये तीनों के बारे में चर्चा हो चुका है क्लास में, करेक्ट. अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का. तो सबऑर्डिनेट क्लॉज देखो क्या क्या हो सकता है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड योर एडवर्ब क्लॉज. देखो प्रिंसिपल क्लॉज का जो डिवीजन है वो है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर का मतलब कितने उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कितने उसमें डिपेंडेंट क्लॉज है. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर. सबऑर्डिनेट क्लॉज का डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. बिल्कुल. तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज नॉन क्लॉज इसलिए बन रहा है क्योंकि वो नॉन की तरह काम कर रहा है. सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए बन रहा है क्योंकि वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज इसलिए बन पा रहा है क्योंकि वो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है. सही बात है. अच्छा बेसिक्स देखो बच्चे लोग, बेसिक्स देखोगे तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इसका मतलब या तो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है, या फिर इसको और विस्तार करोगे तो या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है. वो अभी नहीं जाना है, सिंपल समझना है कि सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है. तो क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं. और नाउन जो कर सकता है वो प्रोनाउन भी कर सकता है, करेक्ट. एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, यही ना होता है. एडजेक्टिव का मतलब नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे. एडवर्ब का मतलब क्या होता है? जो एडजेक्टिव को या वर्ब को या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे. तो ये सभी चीज देखना होगा ना हमें. एंड इट इज अ वेरी बेसिक्स. लिख लो इसको, या पता है तो छोड़ दो. अच्छा क्लॉज का डेफिनेशन जानते हो ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. और हम जानते हैं कि एक कंप्लीट क्लॉज क्या हो सकता है? एक सेंटेंस हो सकता है. और पिछले क्लास में भी डिस्कस हो चुका है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है. मिटा देना ये, ठीक है. नहीं भी लिखोगे चलेगा, पिछले क्लास में आपका बात, ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज का. तो इसको लेते बहुत ही इजी है. देखो बहुत इजी है, ठीक है. वो नाम सुनने में हो सकता है नोमेनक्लेचर लगे तुम लोग को, क्या क्या नोमेनक्लेचर. बहुत इजी है इसका एप्लीकेशन. देखो तो बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज का. फर्स्ट वन लेते हैं नाउन क्लॉज. फर्स्ट वन इज योर नाउन क्लॉज. एग्जाम्पल, whatever you choose is fine for me. A, whatever you choose is fine for me. B, my
brother knows that I love playing cricket। तो यहां तुम लोग को दिखाना है कि क्लॉज क्या है। देखो, यदि यहां से यहां तक लोगे बच्चे लोग, तो देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है और एट द सेम टाइम इसमें व्हाट एवर भी है। तो ये क्या हो गया, डीसी हो गया, डायरेक्ट क्लॉज, सॉरी डायरेक्ट क्लॉज बोले, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया ना कि सिंस हो, ऑल्दो हो या इस तरह का वर्ड हो जो दूसरे पे निर्भर करे कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे क्लॉज क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो व्हाट एवर यूज चूज, ये क्या हो गया, क्योंकि देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और यहाँ वर्ब भी है। एट द सेम टाइम देखोगे तो पूरा होल को मान के चलोगे वो सब्जेक्ट है एंड उसके बाद ये वर्ब है ना, तो एज अ होल भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा एज अ होल, क्योंकि इसको एक तरह से मान के चलो कि वो सब्जेक्ट है। या फिर दूसरा तरीका भी है कि व्हाट से सवाल पूछो, व्हाट इज अ फाइन फॉर मी, व्हाट एवर यू चूज इज फाइन फॉर मी। तो व्हाट से तो हम जानते हैं कि जनरली सब्जेक्ट डिकोड होता है, सब्जेक्ट डिकोड होता है ना, और सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसको है, नाउन को है। यदि वर्ब सब्जेक्ट बनता है तो पहले वर्ब नाउन बनता है तब जाकर वो सब्जेक्ट बनेगा, जैसे जेरोंड हो गया। तो ये डीसी किस तरह काम कर रहा है बताओ, नाउन की तरह, और तभी तो ये सब्जेक्ट बन पा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, एट द सेम टाइम ये वर्ड से डिकोड भी हो पा रहा है ना। तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इसलिए ये नाउन है, या फिर ये नाउन की तरह काम कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट है। समझ गया ना। तो देखो यहाँ पे हमने देखा ना कि किस तरह नाउन क्लॉज, किस तरह डिपेंडेंट क्लॉज नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो इसलिए ऐसे डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहेंगे हम लोग, नाउन क्लॉज कहेंगे। समझ गए बच्चे लोग। आगे देखो, अच्छा इसमें बताओ, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज बना ना, एक क्लॉज बना। और कौन सा क्लॉज, इससे पहले कुछ अटैच है नहीं ना है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। मतलब देखो हमारे ब्रदर क्या जानते हैं कि डैड आई लव प्लेइंग क्रिकेट, कि मुझे क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। एनोवा इसका मतलब, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है, और प्लेइंग क्या है, प्लेइंग क्रिकेट क्या हो जाएगा बच्चे लोग, जेरोन फ्रेज। याद आया तुम लोग को। जेरोन फ्रेज किस तरह काम किया गया, ऑब्जेक्ट के रूप में। देखो तो पीछे कॉपी खोल के देखो तुम, जेरोन फ्रेज कहीं बताए थे, देखो तुम, और यहाँ पे जेरोन फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखो ठीक से समझ गया ना। हाँ, क्योंकि जेरोन जानते हो जो वर्ब की तरह दिखता है, वर्ब होता नहीं है, वो नाउन की तरह काम कर रहा है। जब नाउन की तरह काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। और चूंकि यहाँ जेरोन के साथ एक वर्ड और अटैच है, तो दोनों कंबाइन करके हम जेरोन फ्रेज कह सकते हैं ना। समझ रहे हो ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये डैड से लेके क्रिकेट तक क्या हो गया बच्चे लोग, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंडेंट क्लॉज किस तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह, क्योंकि माय ब्रदर नोस व्हाट, तो जानते हो ऑब्जेक्ट भी व्हाट से डिकोड हो जाता है। तो ये डीसी किस तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। जब डीसी नाउन की तरह काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये डीसी क्या है, नाउन क्लॉज। समझ गए ना। तो दोनों ही हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है नाउन क्लॉज, और किस तरह ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इसको लिख लोगे। हाँ, नंबर 2 देखो, एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज का खास बात ये होता है बच्चे लोग, लिख लोगे कि इसमें ना जो क्लॉज है वो स्टार्ट विथ रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे क्लॉज जो स्टार्ट होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, एंड सो ऑन। हु, व्हाट, व्हेनेवर, इस तरह चीज। एग्जाम्पल बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, द गिफ्ट
that the gift that Meena brought, the gift that Meena brought is good. ठीक है, the gift that Meena brought is good. A. B देखो, the man who looks sad, the man who looks sad has lost his father. ठीक है, दो सेंटेंस. पहला सेंटेंस क्या है? द गिफ्ट डैट मीना ब्रॉट इज गुड. सेकेंड सेंटेंस क्या है? द मैन हु लुक्स सैड हैज लॉस्ट हिज फादर. अच्छा, अब तुम लोग को बताना है कि यहाँ पे क्लॉज किस तरह काम कर रहा है. देखो, यदि ये मैं कर दूं, ये मैं इस तरह कर दूं, तो क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज. आखिर बात गिफ्ट का ही किया गया है ना, तो क्या है? द गिफ्ट इज गुड. उसी तरह आखिर आदमी का ही बात किया गया है ना, द मैन हैज लॉस्ट हिज फादर. तो ये जो क्या है तुम्हारा? इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब तुम देखोगे, जैसे मैंने कहा ना कि एडजेक्टिव क्लॉज, लिखना बंद करो अभी, यहाँ देखो. बट जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होगा. तो इसमें भी तो सब्जेक्ट है, यहाँ भी तो वर्ब है, इसमें भी तो सब्जेक्ट है, सॉरी इसमें भी तो सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी वर्ब है. तो ये देखो बीच में आके ना मॉडिफाई कर रहा है. बीच में आके मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई कर रहा है? देखो तो गिफ्ट को मॉडिफाई कर रहा है ना. कौन सा गिफ्ट का बात कर रहे हैं? जो मीना लाई है. कौन सा आदमी का बात, मतलब कौन सैड है? कोई पर्टिकुलर आदमी. आदमी मतलब नाउन. नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या है? एडजेक्टिव है. तो ये देखो, ये क्लॉज भी बना. कौन सा क्लॉज बना? बढ़िया सुनना अच्छे से. ये क्लॉज कौन सा बना? डिपेंडेंट क्लॉज बना. क्यों? डैट है, हो है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, डैट है, हो है. तो ये तो डीसी बना. डीसी कहाँ तक बना? यहाँ से लेके यहाँ तक बना. क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है. इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है. समझ रहे हो ना? हाँ, इसमें तो चलो डायरेक्ट सब्जेक्ट था तो कोई दिक्कत नहीं. इसमें सब्जेक्ट जो है ये हु से डिनोट हो रहा है. और एट द सेम टाइम ये क्लॉज कर क्या रहा है? ये क्लॉज इसको मॉडिफाई कर रहा है. किसी आदमी के बारे में बोला जा रहा है. आदमी सैड दिख रहा है. गिफ्ट जो मीना लाई है, तो नॉन को मॉडिफाई कर रहा है ना. तो ये जो डीसी है या ये जो डीसी है, ये किस तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है. समझ गए ना? तो जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो उसको नाउन के आसपास रखोगे ना, तो बिना नाउन के आसपास रखे हुए तो हो ही नहीं सकता है एडजेक्टिव. इसलिए जो एडजेक्टिव क्लॉज का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जो हमने नाउन क्लॉज देखा है इससे पहले. चलो इसको लिख लो. नंबर 3, एडवर्ब क्लॉज. एग्जाम्पल, he was angry because we came late. He was angry because we came late. B देखोगे, I left my job. I left my job because I love teaching. यहाँ पे देखते हैं तो फटाफट बताओ तुम लोग, कौन सा आईसी है, कौन सा डीसी है? दिस आईसी. सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी हो गया. वर्ब क्यों? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब आया है. एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है. ये क्या हुआ? आईसी हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज. और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ? डीसी.
कोई दिक्कत? डीसी क्यों? क्योंकि बिकॉज अटैच है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है। समझ गए बच्चे लोग? यहाँ पे देखो आई सी सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेफ्ट का मतलब वर्ब, बिकॉज से लेके यहाँ तक क्या है? डीसी। इतना समझ में आ गया होगा ना आईसीडीसी कैसे बन रहा है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो यहाँ डीसी जो बना है वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? एडवर्ब की तरह। तो एडवर्ब का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? जान रहे हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब? या तो वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर वो वर्ब को मॉडिफाई करे, या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। ये नहीं होता मतलब? देखो तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही वॉज एंग्री। क्यों एंग्री हुआ वो? बिकॉज वी केम लेट। एंग्री को मॉडिफाई किया ना, एंग्री को मॉडिफाई किया उसने। तो इस डीसी ने इसको मॉडिफाई किया, तो जाहिर सी बात है ये डीसी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। आई लेफ्ट माई जॉब। मैंने जॉब छोड़ा। क्यों? बिकॉज आई लव टीचिंग। तो तुम कहोगे सर जॉब तो नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करे, क्योंकि यहाँ तो समझ में आ गया कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को इसने पूरा मॉडिफाई किया तो पूरा एडवर्ब बन गया। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर होना चाहिए विद्यार्थी लोग कि सर जॉब लिखे हैं अब फिर बोल रहे हैं कि ये इसको मॉडिफाई कर दिया। यदि नाउन को जो मॉडिफाई करे वो तो एडजेक्टिव होना चाहिए कायदे से। तो यानी कि ये जो मॉडिफाई इसको नहीं कर रहा होगा, यदि मॉडिफाई करेगा तो फिर तो वो एडजेक्टिव बनेगा। तो ये एक्चुअली इसको मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि माई जॉब क्या है? इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर का चीज़ है वो, उस पर मत जाओ। मैंने जॉब छोड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है। तो लेफ्ट वर्ब को, एक्चुअली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये डीसी। और तो कहोगे कि यहाँ पे क्यों ये लिखे? क्योंकि इसका अंदर का हिस्सा है। और इस तरह के वर्ब को क्या कहते हैं विद्यार्थी लोग? ट्रांजिटिव वर्ब। समझे? जिस वर्ब के अंदर उसका अपना ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे वर्ब क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट ना हो उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब का अपना, उसका अंदर का हिस्सा है, इस पे मत जाओ। तो ये जो है ये मॉडिफाई कर रहा है लेफ्ट को। तो हो गया ना एडवर्ब, समझ गए ना? तो डीसी क्या कर रहा है? या तो नाउन के रूप में काम कर रहा है तो नाउन क्लॉज कर रहे हैं उसको, या तो डीसी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज कर रहे हैं, या फिर डीसी एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है तो उसको एडवर्ब क्लॉज कर रहे हैं, या फिर एडवर्बियल क्लॉज कर रहे हैं। खत्म हो गया ना ये? चलो इसको लिख लो। हाँ। तो यहाँ पे लिख लो ना, डीसी क्या है? एडवर्ब। ये एडवर्ब की तरह का। क्यों? क्योंकि लेफ्ट को मॉडिफाई करें। लिख लो ऐसे करके, शॉर्ट करके। 2 साल बाद कॉपी खोलोगे तो पता होना चाहिए। देखो अच्छा, आया समझ में? हाँ, यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक बार जाकर घर में पढ़ोगे, कोई डाउट होगा तो फिर लेके आओगे, आई विल क्लियर। तो क्लॉज कंप्लीट हुआ ना स्टूडेंट? क्लॉज कंप्लीट हो गया है, समझे? और क्लॉज से ही मिलता जुलता चीज क्या है? सेंटेंस। बिल्कुल, जब क्लॉज पढ़ रहे हो तो सेंटेंस नहीं पढ़ोगे तो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। तो यहां पे देख लोगे सेंटेंस। देखो सेंटेंस को भी ब्रॉडली 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो, ब्रॉडली 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होगा, इससे पहले जो क्लॉज देखे थे सेम चीज, या तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, या नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है,
या नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। सही बात है ना? तुम लोग बताओगे सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, हाँ, जैसे आई लव क्रिकेट, करेक्ट। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा कि दो इंडिपेंडेंट या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन से जुड़ जाएंगे, ठीक है। आई लव क्रिकेट बट माई ब्रदर लव्स फुटबॉल, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गया ना, बट वर्ड से क्या है? कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है दोनों। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या देखे थे हम लोग? हाँ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, समझ गए ना? हाँ, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि एक से अधिक भी हो सकता है, सेम चीज। तो ये तो बता दिया ना पहले, ये कवर कर चुके हैं। दूसरा जो भाग है ये कवर करना बहुत जरूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो मीनिंग के बेसिस पे भी, जैसे इसे पहले देखे थे हम लोग कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उसको कैटेगराइज करते हैं, सही बात है ना। बट सेंटेंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग कैटेगराइज करते हैं, मीनिंग फंक्शन नहीं, मीनिंग। तो नंबर 1 देखोगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, लिखते चलोगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 2 क्या है तुम्हारा? हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड नंबर 5 इज योर ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फाइव टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल। और ऐसे भी यदि तुम लोग बचपन में पढ़े हो तो तुम लोग ये नहीं पढ़ोगे, तुम लोग नॉर्मली ये पढ़ोगे, ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है, मीनिंग के बेसिस पे पढ़ाया जाता है नॉर्मली। बट सेंटेंस दोनों ही भाग में डिवाइड हो सकता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी और मीनिंग के बेसिस पे भी। और ये तो सब ज़्यादा फैमिलियर हो। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? जिसमें क्वेश्चन हो। इंपेरेटिव का मतलब क्या है? जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, उसमें सजेशन हो, एडवाइस हो, करेक्ट। एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब क्या होता है? जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क हो, इसमें सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, ओह व्हाट इंटरेस्टिंग, इस टाइप का कुछ। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? जिसमें डिजायर हो, जिसमें विश हो, इच्छा हो, समझ गए? चलो एक एक करके देखते हैं और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, देखो। नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, देखो भाई, चलो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको। इट इज लाइक अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। चलो ऊपर लिख लो थोड़ा सा, रुक जाओ, क्योंकि इसका डिवीजन दिखाना है मुझे। इट इज लाइक अ स्टेटमेंट। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टोन के हिसाब से हम कह सकते हैं। यदि मान लो कि उसमें पॉजिटिव टोन हो तो कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे उसको? अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और यदि इसमें निगेटिव टोन हो तो क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखो, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? टू स्टेट समथिंग, कुछ चीज़ बोलना। अब कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव सेंस से ही बोलते हैं। और इसमें क्या है कि जो सेंस है हमारा नेगेटिव सेंस रहता है, यानी कि नेगेटिव टोन रहता है। जैसे एग्जांपल देखो, आई लव आइसक्रीम, तो क्या हो गया? एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो गया और एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हो गया, या फिर एक स्टेटमेंट भी हो गया वो। बट जब बात करेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का, तो नेगेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और वो स्टेटमेंट भी है। जैसे आई डोंट लाइक आइसक्रीम, आई डोंट लाइक आइसक्रीम। कोई पूछेगा तुम लोग से कि बताओ ये सेंटेंस किस कैटेगरी में आएगा, तो कहोगे नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। और वो भी वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट ही है, वो भी वन टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो टाइप का हो सकता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में जहाँ पे हम कुछ बता रहे हैं, अब बता रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस से ही बता रहे हैं। इसको पॉजिटिव सेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। आई लव आइसक्रीम, इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, करेक्ट, कुछ बताया है। बट इसमें क्या, इसमें ही बताया है बट निगेटिव सेंस में बताया है, निगेटिव टोन में बताया है। तो चाहे पॉजिटिव टोन हो चाहे निगेटिव टोन हो, बोथ आर पार्ट ऑफ योर
डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आखिर इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम कोई चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं। और डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? कोई चीज़ को स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका। समझ गए ना? चलो इसको लिख लो। इस तरह ढेर सारा सेंटेंस लिख सकते हो ना तुम लोग? लिख सकते हो? हाँ, आई एम ए गर्ल बताओ, या आई एम ए बॉय, क्या होगा? हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ये स्टेटमेंट होगा या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। समझ गए ना? आई एम नॉट ए टीचर बताओ, क्या होगा? हाँ, नेगेटिव सेंटेंस होगा। देखो सेकेंड देखते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। सही बात है ना? और ये कैसे स्टार्ट हो सकता है बच्चे लोग? या तो WH फैमिली से स्टार्ट हो, या फिर हाउ सब हो सकता है ना? हाउ से भी तो होता, हाउ आर यू। हाँ, वाई इसमें आ जाएगा, व्हेन इसमें आ जाएगा, व्हिच इसमें आ जाएगा, हु इसमें आ जाएगा, व्हाट इसमें आ जाएगा। इसलिए इसको WH फैमिली कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है? बी फॉर्म, या तो फिर डू फॉर्म, या फिर हैव फॉर्म। याद आया ना सब चीज? हाँ बिल्कुल। जैसे एग्जांपल दे, डू यू लाइक क्रिकेट? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डू यू लाइक क्रिकेट? आर यू कमिंग? व्हाट इज योर नेम? समझ गए नहीं है? तो व्हाट इज योर नेम हो गया, तो क्या WH फैमिली से स्टार्ट हुआ ना? देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ, ये WH फैमिली से स्टार्ट हुआ। हाउ आर यू, तो हाउ से स्टार्ट हुआ। सो सिंपल ना? हाँ। अच्छा, एट द सेम टाइम बच्चे लोग हमें यह भी समझना होगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होता है ना? तो यहां नोट करके लिख दोगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव भी है बट नेगेटिव भी है वो। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? डोंट यू प्ले क्रिकेट? डोंट यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? क्वेश्चन भी है, नॉट भी है। या फिर डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा ना बच्चे लोग? दोनों का मीनिंग सेम होगा ना? या तुम इसको ऐसे लिखो, या फिर तुम इसको ऐसे लिखो, एक ही चीज है ना? तो जो इंट्रोगेटिव है, एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन सकता है, एट द सेम टाइम इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी ऐड हो सकता है। समझे? निगेटिव भी ऐड हो सकता है। ये दोनों सेम है मीनिंग। या तो डोंट यू प्ले क्रिकेट लिखो, वो भी सही है, या डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, वो भी सही है। दोनों सेम ही है, मीनिंग सेम जनरेट कर रहा है दोनों। समझ गए ना? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। अब बात करेंगे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का। 23 लिखोगे, 23 लिखोगे स्टूडेंट, टाइम कम है मेरे पास। नंबर 3, that is your imperative sentence. Imperative sentence. अच्छा, imperative का मतलब क्या है? कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एडवाइस हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें सजेशन हो, एक्सेट्रा, और जिसमें सब्जेक्ट जो हो वो अनएक्सप्रेस्ड हो। सब्जेक्ट जो अनएक्सप्रेस्ड हो, इसका मतलब अंडरस्टूड हो। बताता हूं इसका मतलब।
और जो सब्जेक्ट हो वो हमेशा सेकंड पर्सन हो। और सेकंड पर्सन का मतलब क्या, यू हो। अब क्या है इतना कुछ, देखो सिट डाउन, प्लीज कम हियर। तो नोट करके लिख दोगे, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी तो हो सकता है, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी तो हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, डोंट सिट, हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है ना। डोंट गो आउटसाइड, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पॉसिबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का है एक साथ, समझे। अच्छा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस यहां पे देखोगे बच्चे लोग, छोड़ दो अभी, देंगे 1 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जहां पे एडवाइस हो। एडवाइस मतलब समझते हो ना, एडवाइस देना मतलब कुछ सजेशन देना टाइप का। रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो या कमांड हो। कमांड भी लिख सकते हो, ऑर्डर भी हो, है ना, लिख सकते हो, ऑर्डर भी हो सकता है। तो ऐसे जो सेंटेंस है जिसमें ये सब चीज छुपा हुआ है उसको क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। और ये सेंटेंस का खास विशेषता है विद्यार्थी लोग, बाकी ये सेंटेंस से बहुत अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, और सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन ही होता है। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, तो हम तुमको बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन हम है ना, सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो अंडरस्टूड है, वो अनएक्सप्रेस्ड है, लिखने की जरूरत है बट अंडरस्टूड है वो, समझ गए ना। तो सब्जेक्ट हमेशा क्या, सेकंड पर्सन ही होगा। जैसे एग्जांपल देखो, सिट डाउन, यू सिट डाउन ना, समझ गए। और इसमें क्या है बताओ, तो इसमें मेरा आदेश छुपा हुआ है ना, ऑर्डर, बट इसमें क्या लग रहा है तुम्हारा, मेरा आदेश है, इसमें क्या नहीं, इसमें रिक्वेस्ट, प्लीज कम हियर। उस तरह नेगेटिव भी तो हो सकता है, डोंट सिट, मत बैठो, तो इंपेरेटिव में नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब लिख लो जिसका बचा हुआ लिख लो फटाफट। क्या ऑर्डर में आएगा, क्या सिट डाउन ऑर्डर में आएगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर में आएगा। हाँ अच्छा ये बोल रहे हो, हाँ हाँ करे ऑर्डर। सब जानते हो तुम लोग, बस मैं तुम लोग को एक है ना रिवाइज करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है जहां पे सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आए, और वो फीलिंग्स कैसा हो सकता है, वो फीलिंग्स एंगर का हो सकता है वो फीलिंग्स सरप्राइज का हो, समझे ना, ऐसा कुछ। हाँ, चाहे वो फीलिंग्स तुम्हारा हैप्पीनेस का हो, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज सॉन्ग। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सबसे खास बात ये होता है विद्यार्थी लोग कि ये एक तो कंप्लीट भी हो सकता है, ये या तो आपको कंप्लीट भी मिलेगा या फिर इनकम्प्लीट भी मिलेगा, दोनों ही हो सकता है। और इसमें हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। देखो, या तो इनकम्प्लीट भी हो सकता है, ये देखो अपने आप में इनकम्प्लीट है कि नहीं, यहाँ पे भर भी नहीं है, देखो तो ठीक से भर है क्या नहीं है, वह फिर भी हम समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इसलिए या तो कंप्लीट भी हो सकता है या इनकम्प्लीट भी हो सकता है। देखो ये इनकम्प्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, फिर भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या फिर देखो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हाट इज सॉन्ग इट इज, यहाँ पे वर्ब डाल दिया ना इस, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में दोनों ही हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, समझ गए। फिफ्थ वन देखते हैं,
ऑप्टेटिव सेंटेंस। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं सुने हो, ठीक है, बट बहुत ही सिंपल है ये भी। इट एक्सप्रेसेस डिजायर, ये डिजायर को एक्सप्रेस करता है। हाँ, इसमें एक्सक्लेमेशन हो भी सकता है या एक्सक्लेमेशन नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ है। यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, मे द किंग लिव लॉन्ग, यानी कि दुआ है ये, क्या कि किंग लंबा जिए। समझ रहे हो ना? किंग तो डिजायर है कि नहीं बताओ, है ना? जैसे किसी का बर्थडे होता है तो क्या बोलते हो तुम लोग? मे गॉड ब्लेस यू, कहते हो ना? तो क्या ये भी तो डिजायर ही है तुम्हारा? हाँ, कई बार हमें ना कंफ्यूजन होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सेम है क्या, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हैं। सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फीलिंग्स आएगा ये एक स्ट्रॉन्ग और सडन है, अचानक आ गया परिस्थिति को देखते हुए। महाराजा के बारे में तो कामना हम बहुत दिन से कर रहे थे, तो दिस इज अ डिजायर, ये एस्पिरेशन है कि आपका इच्छा है। ये इच्छा नहीं है, ये आपका फीलिंग्स है, दोनों में अंतर है। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये सिचुएशन के बेसिस पे होता है। सरप्राइज क्या सिचुएशन के बेसिस पे होता है ना, कि फोन करके सरप्राइज करोगे कि हम आ रहे हैं तुमको सरप्राइज करने के लिए, वो तो फिर डिजायर हो जाएगा। समझ गया ना? दैट्स इट, कंप्लीटेड। बंद कर दो।